हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। और हम जानते हैं कि प्राणियों का शरीर 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है: उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। पिछली क्लास में हम संयोजी ऊतक पढ़ रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक ऐसा ऊतक है बच्चों जो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है, संरचनाओं को जोड़ता है और उनको सहारा प्रदान करता है। हमारे शरीर में विस्तृत रूप से फैला हुआ रहता है। कुल शरीर भार का 20 से 30% भाग बनाता है। उद्भव मेसोडर्म से होता है। संयोजी ऊतक का निर्माण 3 प्रकार के घटकों से होता है, जो है कोशिकाएं, तंतु और आधात्री। तो किन किन चीजों से मिलकर बनता है बच्चों संयोजी ऊतक? तो संयोजी ऊतक का जो निर्माण है वो 3 प्रकार के घटकों से होता है। संयोजी ऊतक के निर्माण में 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? पहला घटक है कोशिकाएं। संयोजी ऊतक में बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जैसे फाइब्रोब्लास्ट है, मास्ट है, प्लाज्मा है, एडिपोज सेल है, मैक्रोफेज है, मेसेंकाइमल सेल्स हैं। ये सब हमने पढ़ लिए थे बच्चों। इसका दूसरा घटक है फाइबर्स, तंतु। और इसका तीसरा घटक होता है आधात्री, मैट्रिक्स। तो सेल्स हमने पढ़ लिया था बच्चों। आज की क्लास में इसके हम बाकी बचे हुए 2 घटक फाइबर और मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इसका दूसरा घटक, जो है फाइबर्स, तंतु। फाइबर्स क्या होते हैं और संयोजी ऊतक में कौन सा कार्य निभाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें पढ़ना है बच्चों। तो बच्चों, जैसा नाम है फाइबर, तंतु, ये प्रोटीन से बनी धागेनुमा संरचनाएं हैं। तंतु मतलब धागे को बोलते हैं। तो धागेनुमा संरचनाएं हैं जो प्रोटीन से बनी होती हैं। ये धागे संयोजी ऊतक को दृढ़ता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, उसको प्रत्यास्थता, लचीलापन प्रदान करते हैं, इसलिए तंतु होते हैं बच्चों। तो फाइबर या तंतु क्या है? ये प्रोटीन से निर्मित धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। तंतु वास्तव में क्या है बच्चों? प्रोटीन से निर्मित धागेनुमा संरचनाएं। कार्य क्या करते हैं ये तंतु? ये तंतु संयोजी ऊतक को दृढ़ता, ये तंतु ऊतक को दृढ़ता, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। दृढ़ता, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करना इनका मुख्य कार्य है। बच्चों, संयोजी ऊतक में 3 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक में 3 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं कोलेजन फाइबर, कोलेजन तंतु। दूसरा है इलास्टिक फाइबर, प्रत्यास्थ तंतु। और तीसरे होते हैं बच्चों रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, जालकीय तंतु। ये 3 प्रकार के तंतु संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं कोशिकाओं के बीच बीच में। एक तो संयोजी ऊतक में कोशिकाएं हैं, एक तंतु, एक आधात्री है।
तो हम तंतुओं की बात कर रहे हैं जो प्रोटीन से बनी धागेनुमा संरचनाएं हैं और 3 प्रकार के तंतु संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। प्रत्येक तंतु की विशेषता हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेजन तंतु। कोलेजन फाइबर। बच्चों जैसा इसका नाम है ये उसी प्रकार की प्रोटीन से बने होते हैं। ये कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं और कोलेजन प्रोटीन जो है वो श्वेत और चमकीली होती है। तो ये तंतु ऐसे तंतु हैं जो श्वेत एवं चमकीली कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। श्वेत एवं चमकीली कोलेजन प्रोटीन से निर्मित तंतु होते हैं। ये जिस प्रोटीन से बने होते हैं उसी प्रोटीन के आधार पर इन तंतुओं का नाम है बच्चों। तो श्वेत और चमकीली कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। ये कोलेजन तंतु बच्चों अशाखित होते हैं, अनब्रांच्ड, अशाखित होते हैं और सदैव ऊतक में समूह के रूप में पाए जाते हैं, समूह के रूप में व्यवस्थित। जब भी ऊतक में पाए जाएंगे तो समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर, बंडल बनाकर पाए जाते हैं। तो तंतु अशाखित हैं, इनकी कोई शाखाएं ब्रांचिंग नहीं होती है और समूह के रूप में पाए जाते हैं। समूह के रूप में पाए जाने के कारण बच्चों इनमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता है। इन तंतुओं में प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी का गुण, जो रबड़ के जैसे प्रत्यास्थ, फैलने सिकुड़ने का गुण इन तंतुओं में नहीं पाया जाता है। तो ये होते हैं बच्चों कोलेजन तंतु। पाए कहाँ जाते हैं? ये तंतु पाए जाते हैं कंडरा में बहुतायत से पाए जाते हैं। ये तंतु कंडरा, टेंडन में बहुतायत में उपस्थित, ये है कोलेजन तंतु। क्या है बच्चों कंडरा टेंडन? आगे पढ़ेंगे हम। कंडरा क्या होता है? कंडरा एक संयोजी ऊतक है बच्चों जो अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है। अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक का नाम कंडरा या टेंडन होता है। वो टेंडन है तो संयोजी ऊतक, पर उसमें सबसे ज्यादा घटक क्या होगा? कोलेजन तंतु होते हैं जो श्वेत और कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं, समूह के रूप में पाए जाते हैं, प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता। एक तो बच्चों ये हो गए कोलेजन फाइबर। यहां कोलेजन फाइबर से संबंधित एक नोट है जो आपको याद रखना है बच्चों। नोट ये है कि कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन तंतुओं की जो प्रोटीन है ये धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। कोलेजन प्रोटीन मैक्सिमम मात्रा में उपस्थित प्रोटीन है। चाहे हम जंतु शरीर की बात कर लें, चाहे हम जंतु जगत की बात कर लें, तो पूरे जंतु जगत में, जंतुओं की अगर बात करें, बॉडी का संगठन की बात करें, तो पूरे जंतु जगत में उनके शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन प्रोटीन। और ये कोलेजन प्रोटीन कौन से तंतुओं के रूप में होती है बच्चों? कोलेजन तंतुओं के रूप में। तो ये पहला तंतु जो संयोजी ऊतक में पाया जाता है। दूसरा है बच्चों इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर, हिंदी में इनको बोलते हैं प्रत्यास्थ तंतु। इलास्टिक फाइबर, प्रत्यास्थ तंतु हम इनको नाम दे सकते हैं। जैसा कि इसका नाम है, ये पीले रंग की इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, प्रत्यास्थ प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये तंतु पीले रंग की इलास्टिन प्रोटीन
से बने होते हैं। ये ऐसे तंतु हैं बच्चों जो पीले रंग की इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए इनको पीत तंतु भी कह सकते हैं रंग के कारण। बच्चों ये तंतु सदैव एकल रूप में व्यवस्थित रहते हैं, सिंगल। ये तंतु कभी भी बंडल नहीं बनाते हैं, गुच्छा नहीं बनाते हैं, ये एकल रूप में है और इस कारण बच्चों इनमें अत्यधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है। इन तंतुओं में अत्यधिक प्रत्यास्थता उपस्थित रहती है। ऐसे तंतु हैं जिनमें अत्यधिक प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। तो ये तंतु है बच्चों इलास्टिक फाइबर। एक और बात है, इनका एक और लक्षण है कि ये तंतु शाखित होते हैं, ब्रांच्ड। ये शाखित होते हैं, मतलब तंतुओं से शाखाएं, ब्रांचिंग निकली रहती हैं। जैसे एक सिंपल मैं एग्जाम्पल बना दूं, जैसे ये कोई प्रत्यास्थ तंतु है तो इस प्रकार से इसकी बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं, ऐसे ब्रांचिंग, ये शाखाओं के रूप में है। जबकि कोलेजन तंतु क्या होते हैं, बंडल्स के रूप में, इस प्रकार से अशाखित हैं और ऐसे बंडल्स के रूप में होते हैं बच्चों। ये एक बंडल में बहुत सारे कोलेजन तंतु हैं, जबकि इलास्टिक तंतु अकेले अकेले सिंगल होते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि इलास्टिक तंतु कहाँ पाए जाते हैं। वैसे तो पूरे संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं ये, पर फिर भी बच्चों ये स्नायु, लिगामेंट में मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। लिगामेंट में बहुतायत में उपस्थित। जो स्नायु होते हैं, लिगामेंट होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बच्चों ये इलास्टिक तंतु। क्या होता है लिगामेंट, स्नायु क्या होते हैं, ये ऐसा संयोजी ऊतक है जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। चूंकि संयोजी ऊतक है, चीज़ों को आपस में जोड़ता है, तो है तो संयोजी ऊतक, पर इसमें जो मुख्य ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला घटक है वो घटक है बच्चों इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर प्रत्यास्थ तंतु जो पीले रंग की इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए इसका नाम है इलास्टिक फाइबर। अत्यधिक प्रत्यास्थता का गुण होता है क्योंकि ये एकल रूप में है, शाखित होते हैं और ज़्यादा मात्रा में ये स्नायु लिगामेंट में पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों। ये तो हो गए दूसरे प्रकार के तंतु। हमने बात कर ली तंतुओं में, कोलेजन पढ़ लिया, इलास्टिक पढ़ लिया। तीसरा है बच्चों रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर मैं यहाँ अलग से समझा देता हूँ रेटिकुलर फाइबर को, छोटी सी जगह में ही, ताकि फाइबर वाला पॉइंट अपना कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग है बच्चों तीसरे प्रकार के तंतु जिनका नाम है रेटिक्यूलर फाइबर, जालकीय तंतु। रेटिकुलर फाइबर, जालकीय तंतु। क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों जालकीय तंतुओं की। तो सबसे पहली बात तो ये रेटिक्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। पहली बात तो ये ऐसे तंतु हैं जो रेटिक्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे ये कोलेजन प्रोटीन से, ये इलास्टिन प्रोटीन से, तो ये बने होते हैं रेटिक्यूलिन प्रोटीन से। दूसरी बात बच्चों, ये अत्यधिक शाखित होते हैं। अत्यधिक शाखित हैं। ये अशाखित हैं, ये शाखित हैं, और ये कैसे होते हैं बच्चों, अत्यधिक शाखित। इनकी शाखाएं जाल बनाती हैं और इनमें भी प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता है। जब भी शाखित हो जाती हैं तो प्रत्यास्था का गुण इनमें अनुपस्थित होता है। मतलब ये भी अप्रत्यास्थ होते हैं, ये भी अप्रत्यास्थ,
ये प्रत्यास्थ और ये अप्रत्यास्थ। तो ये होते हैं रेटिकुलर फाइबर, जालकीय तंतु। पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं बच्चों लसीकाभ अंगों में। लसीकाभ अंग में उपस्थित। लसीकाभ अंग कौन कौन से हैं? जैसे स्प्लीन, प्लीहा, इसके अलावा जैसे आप नाम लिख सकते हो लिम्फ नोड, लसीका गांठें, प्लीहा, लसीका गांठें, ऐसे अंगों में पाए जाने वाले तंतु होते हैं रेटिकुलर फाइबर। तो बच्चों अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया है। तंतु हम बात कर रहे हैं संयोजी ऊतक की, जिसका निर्माण 3 प्रकार के घटकों से होता है, कोशिकाएं, तंतु, आधात्री। तो पिछली क्लास में हमने कोशिकाएं पढ़ लिया, इस क्लास में हमने तंतु पढ़ लिए हैं। तंतु फाइबर जो कि प्रोटीन से निर्मित धागेनुमा संरचनाएं हैं, ऊतक को दृढ़ता, प्रत्यास्थता, लचीलापन प्रदान करते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कोलेजन तंतु, इलास्टिक तंतु और रेटिकुलर तंतु। तीनों की विशेषताएं और कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। वैसे तो संयोजी ऊतक में हर जगह हैं, पर विशेष रूप से ज़्यादा कहाँ हैं उनकी हमने बात कर ली अलग से। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका तीसरा घटक बच्चों आधात्री। चलो बच्चों, संयोजी ऊतक के तीसरे घटक की हम बात करते हैं, जो है आधात्री। मैट्रिक्स। आधात्री या मैट्रिक्स कैसा होता है और ऊतक में क्या कार्य करता है, ये हमें पढ़ना है। तो बच्चों आधात्री संयोजी ऊतक का आधारीय पदार्थ, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। यह ऊतक का आधारीय पदार्थ मतलब ग्राउंड सब्सटेंस होता है। आधारीय पदार्थ मतलब ग्राउंड सब्सटेंस, ऊतक का मेन मुख्य पदार्थ, जिसमें सेल्स एंड फाइबर्स उपस्थित रहते हैं। ऊतक का मुख्य आधारीय पदार्थ है जिसमें कोशिकाएं और तंतु जो है वो डूबे रहते हैं। निर्माण कौन करता है बच्चों? आधात्री का निर्माण 2 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। एक तो संयोजी ऊतक की फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं इसका निर्माण करती हैं, और दूसरा बच्चों मास्ट सेल। ये दोनों ही सेल की संरचना और कार्य हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। तो फाइब्रोब्लास्ट तंतु कोरक और मास्ट कोशिकाएं, ये दोनों मिलकर संयोजी ऊतक के लिए आधात्री का निर्माण करती हैं। तो ये आधात्री ऊतक का ग्राउंड सब्सटेंस है, इन 2 कोशिकाओं के द्वारा बनाई जाती है। अब रासायनिक रूप से आधात्री है क्या बच्चों? तो आधात्री है रूपांतरित पॉलीसेकेराइड। मैट्रिक्स यह है रूपांतरित पॉलीसैकेराइड होती है। आधात्री जो है वो वास्तव में क्या है? ये है रूपांतरित पॉलीसैकेराइड, मतलब जटिल पॉलीसैकेराइड है आधात्री, जिसका निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल करती हैं। तो ये है बच्चों आधात्री। कहाँ पाई जाती है? कोशिका और तंतुओं के बीच में पाई जाती है, उन दोनों को चिपकाए रखती है, उनको व्यवस्थित करती है। तो ग्राउंड सब्सटेंस है आधात्री। तो ये हो गया बच्चों इसका तीसरा घटक। हम बात कर रहे हैं संयोजी ऊतक के घटक, 3 प्रकार की कोशिकाएं, तंतु और आधात्री। तो ये तीनों घटक हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके प्रकार। प्रकार में क्या है बच्चों?
कि संयोजी ऊतक में ये तीनों घटक किस अनुपात में हैं। भाई कोशिकाएं ज्यादा हैं या तंतु ज्यादा है या मैट्रिक्स ज्यादा है या तीनों समान मात्रा में हैं, और साथ में मैट्रिक्स किस प्रकृति की है। तो मैट्रिक्स की प्रकृति तथा तीनों घटकों की आनुपातिक मात्रा के आधार पर संयोजी ऊतक 3 प्रकार का है। संयोजी ऊतक को हमने 3 भागों में बांटा है। किस आधार पर? आधार मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। मैट्रिक्स की भौतिक प्रकृति तथा ऊतक के घटकों की तुलनात्मक मात्रा के आधार पर संयोजी ऊतक 3 प्रकार का होता है। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है बच्चों? 3 प्रकार का। किस आधार पर? कि मैट्रिक्स की भौतिक प्रकृति कैसी है, मैट्रिक्स कैसा है, तीनों घटक तुलनात्मक कैसे हैं, इस आधार पर संयोजी ऊतक के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है बच्चों ढीला संयोजी ऊतक। ढीला संयोजी ऊतक। दूसरा है सघन संयोजी ऊतक, और तीसरा है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। 3 प्रकार का होता है बच्चों संयोजी ऊतक, मैट्रिक्स की भौतिक प्रकृति और अन्य 3 घटकों की तुलनात्मक मात्रा के आधार पर। ढीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। ढीला संयोजी ऊतक जिसकी मैट्रिक्स अर्धतरल प्रकृति की है। प्रकृति कैसी होगी? अर्धतरल, आधी तरल है। और सघन संयोजी ऊतक मैट्रिक्स सघन है, डेंस है। और विशिष्टीकृत जिसकी मैट्रिक्स विशेष कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है, जैसे बिल्कुल तरल हो सकती है परिवहन के लिए, बिल्कुल कठोर हो सकती है सपोर्ट के लिए। तो मैट्रिक्स की मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के आधार पर संयोजी ऊतक ये 3 प्रकार का होता है, ढीला संयोजी ऊतक, सघन और विशिष्टीकृत। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ढीला संयोजी ऊतक। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों हम बात करते हैं संयोजी ऊतक में इसके प्रकार, टाइप्स। और पहला प्रकार हम पढ़ेंगे बच्चों ढीला संयोजी ऊतक। ढीला संयोजी ऊतक इंग्लिश में हम कह सकते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। ढीला संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों सिंपल है, जैसा कि इसका नाम है, आप नाम से अंदाजा लगा सकते हो इसकी आधात्री कैसी होती है। इसकी आधात्री अर्ध तरल है जो ढीली प्रकृति की होती है, अर्ध तरल प्रकृति की है और ढीले रूप से लूजली अरेंज है। तो इस प्रकार का आधार क्या हो गया बच्चों? इसकी जो मैट्रिक्स है वो होती है अर्ध तरल प्रकृति की। मैट्रिक्स कैसी है बच्चों? इसकी अर्ध तरल प्रकृति की है तथा
ढीले रूप से व्यवस्थित है। मैट्रिक्स अर्धतरल प्रकृति की है और साथ में कैसी व्यवस्थित है? ढीले रूप से, ल्यूजली अरेंज होती है। और इसके साथ ही मैट्रिक्स होती भी ज्यादा है, बाकी घटकों की तुलना में मैट्रिक्स की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर ही तो हमने ऊतक का वर्गीकरण किया है बच्चों, कि ऐसा संयोजी ऊतक जिसकी मैट्रिक्स अर्धतरल प्रकृति की है, इस प्रकार की, ढीले रूप से व्यवस्थित है और मात्रा भी ज्यादा है, तो ऐसे ऊतक को हम बोलते हैं ढीला संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चों, विभिन्न घटकों की व्यवस्था के आधार पर यह भी दो प्रकार का होता है। कोशिका, तंतु और आधात्री इसमें है, तो उनकी व्यवस्था के आधार पर यह भी बच्चों दो प्रकार का होता है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार का है, पर एनसीईआरटी में दो ही दे रखे हैं, तो हम दो ही पढ़ेंगे। तो ढीला संयोजी ऊतक भी बच्चों दो प्रकार का है। उसमें एक तो है नाम अंतराली संयोजी ऊतक, अंतराली संयोजी ऊतक, और दूसरा है बच्चों वसीय संयोजी ऊतक। ये जो दोनों मैंने नाम लिखे हैं, अंतराली संयोजी ऊतक और वसीय संयोजी ऊतक, ये दो नाम कौन से ऊतक के एग्जाम्पल हैं? ये है ढीले संयोजी ऊतक के। ढीला संयोजी ऊतक वो है जिसकी मैट्रिक्स अर्धतरल है, ढीले रूप से व्यवस्थित है। तो ये है बच्चों ढीला संयोजी ऊतक। दो नाम हैं, अंतराली और वसीय। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंतराली संयोजी ऊतक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। पहला ढीला संयोजी ऊतक पढ़ेंगे बच्चों हम आज की क्लास में, अंतराली संयोजी ऊतक। इंग्लिश में हम कहेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अंतराली संयोजी ऊतक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या है इस टिश्यू की विशेषता? कैसा होता है ये टिश्यू? तो बच्चों, ये ऐसा टिश्यू है जिसमें कोलेजन तंतु बहुतायत से पाए जाते हैं, अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं, इस कारण उनमें अंतराल बन जाते हैं, गैप बन जाते हैं। उन अंतरालों के कारण ही इसका नाम पड़ा है अंतराली संयोजी ऊतक। तो क्यों कहते हैं इसको अंतराली? क्योंकि बच्चों इस ऊतक में कोलेजन तंतु अनियमित रूप से व्यवस्थित, कोलेजन तंतु अनियमित रूप से व्यवस्थित, इस कारण तंतुओं के मध्य बड़े बड़े अंतराल बन जाते हैं, बड़े बड़े अंतराल या गैप बन जाते हैं, और इन गैप्स के कारण, अंतरालों के कारण ही इसका नाम पड़ा है अंतराली संयोजी ऊतक। क्लियर है बच्चों? क्यों हमने नाम दिया इसको अंतराली? क्योंकि कोलेजन तंतुओं के जो बंडल्स हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित रहने के कारण इसमें बड़े बड़े अंतराल, गैप बन जाते हैं, और उस गैप के कारण इसका नाम है अंतराली संयोजी ऊतक। इन अंतरालों में ऊतक के अन्य घटक पाए जाते हैं। इन अंतरालों में ऊतक के अन्य घटक जैसे सेल्स और मैट्रिक्स
उपस्थित रहती हैं। ऊतक में फाइबर तो है ही कोलेजन अनियमित रूप से, और कोलेजन फाइबर के साथ साथ और क्या है, इसके अन्य घटक है जैसे कोशिकाएं हैं, अधात्री हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था के कारण इसका नाम पड़ा है अंतराली संयोजी ऊतक। क्लियर है बच्चों? अब अन्य घटकों में एक तो अधात्री बता दिया मैंने, एक इसमें कोशिकाएं होती हैं। तो वैसे तो संयोजी ऊतक में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी इसमें पाई जाएंगी, पर जो मुख्य कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं वो हैं जैसे फाइब्रोब्लास्ट है, जैसे मास्ट सेल है, जैसे मैक्रोफेजेज, ये ज़्यादा होती हैं। बाकी होने को तो सभी कोशिकाएं होती हैं बच्चों। तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल एवं मैक्रोफेजेज बहुतायत में उपस्थित रहती हैं। वैसे तो ऊतक की सभी कोशिकाएं होती हैं बच्चों। संयोजी ऊतक में जो जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी कोशिकाएं इस ऊतक में पाई जाती हैं। अंतराली में फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट, प्लाज्मा सभी सेल्स होती हैं। लेकिन बच्चों बहुतायत में कौन सी होती हैं? ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में एक तो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं, एक मास्ट सेल ज़्यादा होती हैं और एक मैक्रोफेज ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा होता है बच्चों अंतराली संयोजी ऊतक। बच्चों इस ऊतक का एक डायग्राम बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में। तो डायग्राम आप बुक से अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि उस डायग्राम पर बेस्ड 2013 नीट में क्वेश्चन पूछा गया था नामांकन और कार्य से संबंधित। तो मैं रफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं डायग्राम, बाकी सही डायग्राम आप अपनी बुक से तैयार करेंगे। तो अंतराली संयोजी ऊतक का एक डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, पर सही तरीके से आपको डायग्राम एनसीईआरटी से ही तैयार करना है। ये जैसे अंतराली संयोजी ऊतक का एक डायग्राम मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूं, जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है लगभग वैसा ही बना रहा हूं। आप एनसीईआरटी से और क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें ड्रॉ करते हैं कोलेजन तंतुओं के बंडल्स। ये बच्चों कोलेजन तंतुओं के समूह हैं। हमेशा कोलेजन तंतु संयोजी ऊतक में बंडल्स के रूप में है, ऐसा मैंने आपको अभी बताया है। जैसे ये कोलेजन तंतु का एक बंडल है, ये मैंने कोलेजन तंतुओं का एक बंडल ड्रॉ कर दिया है। ऐसा दे रखा है बुक में, इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। इसके साथ ही बच्चों एक बंडल्स यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये कोलेजन तंतु का दूसरा बंडल मैंने बना दिया है। तो इस कोलेजन तंतु के बंडल के कारण यहाँ पर गैप बन जाते हैं। इस गैप में इसके अन्य घटक हैं। अन्य घटकों में जैसे एक तो आप इलास्टिक फाइबर बनाएंगे इस प्रकार से, शाखित तंतु, ये है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर हमेशा एकल रूप से हैं बच्चों और शाखित होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जैसे एनसीईआरटी में मैक्रोफेज बना रखी है, वृहत बक्षकाणु कोशिका, और ये इसका केंद्रक। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में सेल बना रखी है मास्ट सेल, और ये मास्ट सेल का केंद्रक। प्लाज्मा के समान है, 2 लोब में बना केंद्रक होता है। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर वसा कोशिका बना रखी है,
ये एडिपोज सेल है, वसा कोशिका, और वसा कोशिका के अंदर ये संचित वसा, स्टोर्ड फैट। वसा एक बड़ी बूंद के रूप में रखी है, इसलिए परिधि की तरफ इसका केंद्रक हम ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ में बच्चों यहाँ पर सेल बना रखी है फाइब्रोब्लास्ट, तंतु कोरक। यहाँ पर जो सेल बना रखी है ये सेल जो मैंने ड्रॉ कर दी है बच्चों, ये है तंतु कोरक कोशिका, जो कोलेजन फाइबर से एक प्रकार से लिपटी हुई रहती है, और ये इस कोशिका का केंद्रक है। तो ऐसे मैंने वो घटक बनाए हैं मेन जो इसमें बहुतायत में पाए जाते हैं। बाकी तो होती सारी चीजें हैं इसमें। एक संयोजी ऊतक में क्या क्या होना चाहिए बच्चों? उसमें तंतु होने चाहिए, उसमें आधात्री होनी चाहिए, उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होनी चाहिए। यहां पर जो अन्य कोशिकाएं भी आप ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, इस प्रकार से पाई जाती हैं अन्य कोशिकाएं, सारी चीजें इसमें होती हैं। तो ये डायग्राम बुक में दे रखा है जो अंतराली संयोजी ऊतक का अनुप्रस्थ काट है। यह है बच्चों टीएस ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अंतराली संयोजी ऊतक का ये डायग्राम है। अब इसको हम लेबलिंग करते हैं, नामांकन करते हैं। तो नामांकन में बच्चों सबसे पहले ये जो बंडल्स हमने बना रखा है ये है कोलेजन तंतु। ये कोलेजन तंतुओं का एक बंडल है। और ये जो तंतु हमने बना रखे हैं एकल, ये है बच्चों इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर। यहां पर जो हमने सेल्स ड्रॉ कर रखी है ये है स्टूडेंट मास्ट सेल। एग्जैक्ट याद रखना है आपको, एनसीईआरटी में लेबल है ये, इसलिए मैं वही बता रहा हूं आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सेल्स हमने यहां पर ड्रॉ कर रखी है ये है बच्चों मैक्रोफेज, वृहत बक्षकाणु। ये जो सेल्स यहां पर हैं बच्चों ये हैं एडिपोज सेल्स, वसा कोशिकाएं, और इस गैप में जो पदार्थ भरा हुआ है वो है मैट्रिक्स, आधात्री। तो ये जो चित्र मैंने बना दिया है आपको, ये है बच्चों अंतराली संयोजी ऊतक का अनुप्रस्थ काट जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो एज इट इज आप इस चित्र को याद रखेंगे, इसको लर्न करेंगे बच्चों। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं बच्चों संयोजी ऊतक के प्रकार। किस आधार पर? मैट्रिक्स की भौतिक प्रकृति के आधार पर। पहला प्रकार था ढीला संयोजी ऊतक, ऐसा संयोजी ऊतक जिसकी मैट्रिक्स अर्धतरल प्रकृति की है और ढीले रूप से व्यवस्थित है, उसको हम कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। दो प्रकार का होता है व्यवस्था के आधार पर, अंतराली संयोजी ऊतक और वसीय संयोजी ऊतक। सबसे पहले हमने बात करी अंतराली संयोजी ऊतक, ऐसा संयोजी ऊतक जिसमें कोलेजन तंतुओं के अनियमित समूह होते हैं, इस कारण इसमें बड़े बड़े अंतराल गैप बन जाते हैं। इस गैप में इसके अन्य घटक पाए जाते हैं, कोशिका और आधात्री। जो मुख्य कोशिकाएं ऊतक में हैं वो है मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल और मैक्रोफेजेस, जिनको हमने लेबल कर दिया। ये मास्ट सेल लेबल कर दिया, ये मैक्रोफेज लेबल कर दिया, और ये फाइब्रोब्लास्ट और लेबल कर देता हूं बच्चों। ये जो कोलेजन तंतुओं के ऊपर सेल, ये जो सेल हमने ड्रॉ किए कोलेजन तंतुओं के ऊपर, ये है स्टूडेंट फाइब्रोब्लास्ट सेल। कोलेजन तंतुओं के ऊपर जो सेल हमने ड्रॉ की है ये है फाइब्रोब्लास्ट। तो ये सारे नामांकन आपको ध्यान रखने हैं, चित्र आपको तैयार करना है। तो ये तो हो गया बच्चों ऊतक की संरचना। अब अपन बात करते हैं कि पाया कहाँ जाता है, इस प्रकार का ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके लिए मुझे चित्र साफ करना होगा बच्चों एग्जाम्पल लिखने के लिए।
हम बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स की कि ये ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो एनसीईआरटी की बात करें तो एक लाइन लिखी हुई है बच्चों कि ये ऊतक त्वचा में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, लेकिन हम इसको सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ते हैं कि इस ऊतक का एक एग्जाम्पल तो है बच्चों टेला सबक्यूटेनिया। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? टेला सबक्यूटेनिया। क्या होता है टेला सबक्यूटेनिया? तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये अंतराली संयोजी ऊतक से बनी पतली परत है जो त्वचा के नीचे पाई जाती है। टेला सबक्यूटेनिया क्या है बच्चों? ये इस ऊतक से बनी पतली परत है। ये अंतराली संयोजी ऊतक से निर्मित पतली परत जो कि त्वचा के नीचे स्थित रहती है। एक एग्जाम्पल तो ये है कि अंतराली संयोजी ऊतक वास्तव में कहां रखा हुआ है? त्वचा के नीचे है। एनसीईआरटी में दिया हुआ त्वचा में है, तो वास्तव में त्वचा के नीचे है, ये अंदर की तरफ, और एक पतली परत के रूप में होता है। उस पतली परत का नाम मैंने लिख दिया टेला सबक्यूटेनिया। क्या है? अंतराली संयोजी ऊतक से निर्मित पतली परत जो त्वचा के नीचे स्थित रहती है। करती क्या है बच्चों ये परत? जैसा कि ये ऊतक है संयोजी, इसका काम है जोड़ना, तो ये बच्चों त्वचा को हमारी कंकालीय पेशियों से जोड़ती है। ये इस ऊतक का कार्य क्या है? ये त्वचा को कंकालीय पेशियों से जोड़ता है। यह ऐसा ऊतक है बच्चों जो हमारी त्वचा को किससे जोड़ देता है? कंकालीय पेशियों से। तो यह है इसका पहला एग्जाम्पल टेला सबक्यूटेनिया। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों सबम्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। सबम्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। क्या होती है बच्चों सबम्यूकोसा? अधश्लेष्मिका। हमारे जितने भी नलिकाकार भाग हैं, चाहे वो आहार नाल हो, चाहे श्वास नलिका हो, इन नलिकाकार भागों की जो सबसे अंदर की लेयर है, जो गुहा को कवर करती है, उसको बोलते हैं श्लेष्मिका। जो उपकला होगी, उस श्लेष्मिका के नीचे जो संयोजी ऊतक की परत है उसका नाम है सबम्यूकोसा अधश्लेष्मिका। तो बच्चों आंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इन सब की जो अधश्लेष्मिका वाली परत है वो इस ऊतक से बनी होती है। क्लियर है? तो ये था बच्चों दो एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है दोनों ही, टेला सबक्यूटेनिया और सबम्यूकोसा। ये दोनों प्रकार के जो संरचनाएं हैं वो कौन से ऊतक से बनी है? अंतराली संयोजी ऊतक से, जिसका भी हमने चित्र बनाया था। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा ढीले संयोजी ऊतक का एक बिंदु कंप्लीट हो गया है, अंतराली संयोजी ऊतक। इसके बाद बच्चों इसका दूसरा प्रकार है वसीय संयोजी ऊतक, उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।